चलिए, नाउ नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर अब बॉइलिंग पॉइंट की जगह क्या आ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर हम वापस से आते हैं सॉल्वेंट की तरफ। देखिए, यहां पर लिया है हमने वाटर फॉर एग्जांपल। ओके, ये है वाटर, ये है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसका अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, नो डाउट। ओके, वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डिटेल देख चुके हैं इसको। ओके, तो जैसे हमने कहा, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ऊपर से जो अपोज कर रहा है इसको, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसको अपोज करके आगे निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट। समझा आपको? उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू इट्स vapor pressure of a liquid is equals to the vapor pressure of its own solid. फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको ठंडा किया, टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर को कम करके आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर से लेकर आ गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.15 केल्विन। समझा? ओके, तो आपने इसको 25 डिग्री से कम किया। डेफिनेटली जब टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर, बराबर है ना? नजदीक आते, नजदीक आएंगे तो नीचे जाएगा ना, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। मतलब जो सॉलिड आइस है उसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। एक्चुअली क्या होता है सॉलिड स्टेट में? सॉलिड स्टेट में फॉर एग्जांपल आइस लेते हैं हम, तो आइस की जो लेयर है, आप उस पर देखते होंगे उसके कुछ भाप बन के जैसे उड़ते रहते ऊपर आइस, तो वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल से जोड़ रहे हैं, लेकिन वह टेम्परेचर कम है, वो वापस आ जाते हैं। सो मीन्स दे आर एट इक्विलिब्रियम, दे आर इन इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। समझा आपको? तो दे आर इन इक्विलिब्रियम। वहां पर लिक्विड सॉलिड एक दूसरे के क्या है? इक्विलिब्रियम में है। समझा आपको? हाँ, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से उसने उसको होल्ड करके रखा है, वो ऊपर नहीं जा सकते। समझा आपको? तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड का भी अपना वेपर प्रेशर होता है और ऊपर लिक्विड का भी अपना वेपर प्रेशर है। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू दी वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड, इट्स ओन सॉलिड, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू दी वेपर प्रेशर ऑफ इट्स ओन सॉलिड। समझा? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, क्या? The temperature at which vapor pressure of a liquid equals to the vapor pressure of its own solid, that is called freezing point. उस टेम्परेचर को कहा जाता है। समझा आपको? हाँ, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने सेम वाटर लिया यहाँ पर, और इस बार अब हमने उसमें क्या किया है? एक सॉल्यूट ऐड किया है, ये है सॉल्वेंट। अब इसमें हमने ऐड किया है सॉल्यूट, जैसे वही शुगर ऐड किया, तो बीच बीच में कौन आ जाएगा? यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, तो जल्दी फ्रीज होना चाहिए ना। नहीं, ये लेट फ्रीज होता है, इसके लिए और कम टेम्परेचर देना पड़ता है। मतलब ये फ्रीज हो रहा है 273.15 के ऊपर, लेकिन ये जो सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन वाटर के साथ में जो है, इसको फ्रीज करने के लिए अपने को इसके भी नीचे जाना पड़ेगा। हो सकता है 272 नीचे जाना पड़ेगा। समझा आपको? कम करना पड़ेगा। मतलब ये 0 पे हो रहा है, तो ये क्या में जाएगा? -1 में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्यूट डालने पर। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ डिसिमिलैरिटी है, बहुत सारे रीजंस है।
दूसरा एक सबसे पहला जो रीजन है यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है वो आगे आने वाला है, मैं आपको बताता हूं। मॉलिक्यूल जब दूर जाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ता है, एंट्रोपी कहते हैं ना उसको, एंट्रोपी ज्यादा है, बराबर है कि नहीं है? मॉलिक्यूल जब फैलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी ज्यादा है, देखा ना हमने थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, अगर मॉलिक्यूल नजदीक आते तो एंट्रोपी कम होता है, बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। अगर एक ही लिक्विड हो तो उसको आसानी से उसकी एंट्रोपी कम की जा सकती है टेम्परेचर कम करके, लेकिन जब डिफरेंट मॉलिक्यूल रहते हैं तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। एक तो साइज ऑफ द पार्टिकल कम ज्यादा है ना, जब आप उसको फ्रीज करने जाएंगे तो बिग पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, बिग पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, इसका अच्छे से होगा अरेंजमेंट, या सिमेट्रिकल जो है उनका अच्छे से होगा? जो सिमेट्रिकल है उसमें बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है सॉलिड के अंदर क्या होगा? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे सोल्यूट ऐसे जो हीट रिलीज करते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, दे रिलीज हीट, समझे आपको, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको मिनिमाइज, उतनी हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको और ठंडा करना पड़ेगा उसको, जीरो पर वो फ्रीज होने वाला नहीं है, समझा आपको? तो ऐसे कई फैक्टर्स है जिस वजह से क्या होता है कि सिर्फ आपने पानी लिया तो 0 डिग्री पर वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन इसमें आपने नमक या शक्कर वगैरह कुछ डाला तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में जाता है, मतलब वो और कम कर देगा वेपर प्रेशर को, समझा? समझा? तो अगर हम इसको यहां पर देखते हैं तो सेम वैसी नेचर अपने को यहां पर मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यहां जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? टी नॉट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को प्योर के भी टी नॉट से किया ना, वैसे इसको भी कैसे करेंगे हम? टी नॉट। कुछ जगह बॉइलिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग बताने के लिए क्या यूज किया पता आपको? जो अपन ने टी नॉट लिया उसको टी नॉट बी लिखा हुआ है नीचे, बी बॉइलिंग का, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एफ, टी नॉट एफ, ओके। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, शुगर या सॉल्ट इसमें ऐड किया है तो इसको बोलेंगे हम टी एफ, समझा? क्या कहेंगे इसको? टी एफ, वहां टी बी यूज करेंगे अभी जो देखा हमने, ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली यहां पर अपने को ये 0 डिग्री मिल रहा है तो ये माइनस में मिलेगा, तो बड़ा कौन है? 0। तो इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी एफ, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बी, उसको क्या बोलते हैं? पहले जो इक्वेशन मिली इसको बोलेंगे डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, समझा? नो प्रॉब्लम। चलो अब इसका भी ग्राफ हम वैसे ही देखते हैं, जरा चेक कीजिए, ध्यान से देखिए आप लोग। ओके, ये है टेम्परेचर, ये है वेपर प्रेशर, ओके, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमको बताता है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसका वेपर प्रेशर है? पी नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। टेम्परेचर बढ़ाए तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करे तो वेपर प्रेशर कम होता है, कम 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 कम, यहां पर आने के बाद 0 डिग्री पे समझो वो फ्रीज हो गया। ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273.15 केल्विन। किसके लिए? वाटर के लिए, वाटर के लिए कंसिडर करो ऐसा। लेकिन अगर अपने को नहीं पता है वाटर है क्या है तो आप डायरेक्ट क्या लेंगे यहाँ पर? टी नॉट एफ, क्या लेंगे? टी नॉट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। वापस गर्म करके इधर आ जाओ, समझा आपको? इसमें थोड़ा सॉल्यूट डालो, सॉल्यूट मतलब शुगर, सॉल्ट, नॉन वोलेटाइल कोई भी, जिससे क्या होगा? वेपर प्रेशर घट के यहां से यहां आ जाएगा। अरे बोलो ना, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अब इसको फ्रीज कर रहे हैं हम तो ये भी नीचे जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा, लेकिन ये यहां पर फ्रीज नहीं होगा, ये आगे जाके फ्रीज होगा यहां पर, ओके। इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीएफ।
तो यहां पर ये जो गैप आ रहा है यही अपने को बता रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझा आपको, जिसको लेते हैं हम डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। जैसे एग्जांपल ले लो, डेल्टा टी एफ फॉर एग्जांपल वाटर है तो 0 डिग्री पर होता है ना, 0 डिग्री ओके सेंटीग्रेड, माइनस 1। आंसर क्या आएगा 1। डिफरेंस उतना ही आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस से क्या करना है, अपने को डिफरेंस निकालना है, चाहे बढ़ने में हो या कम होने में हो। डिफरेंस, जितना डिफरेंस ज्यादा मतलब उतना नीचे जा रहा है फ्रीजिंग में, इधर जितना डिफरेंस ज्यादा मतलब प्लस में जा रहा है उतना आगे। समझा आपको? हाँ, तो ये डेल्टा टी एफ सेम, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे ये इतना नीचे सरकेगा ना, अरे बोलो ना, उतना आगे जाएगा, डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा। तो जितना मोलैलिटी ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा मतलब मोलैलिटी ज्यादा, उतना डेल्टा टी एफ भी ज्यादा। समझा? तो डायरेक्ट मोलैलिटी पे डिपेंड है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए अपने को एक कांस्टेंट चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। वहां के भी यूज किया था कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग बताने के लिए क्या लेंगे यहां पर, के एफ इंटू एम। अब फिर से हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं एम मतलब मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन, ऊपर 1000 भी है ना, इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम। समझा आपको? सेम हम मोलार मास निकालने के लिए इसको इधर ले सकते हैं यहां पर, तो हम बोल सकते हैं M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। समझा? तो ये फॉर्मूला हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मोलार मास से रिलेटेड यहाँ पर यूज करने वाले हैं, और पहला वाला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके।